हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे जुलाई का महीना है, बारिश आ चुकी है, लेकिन एक और चीज़ आने वाली है जो है इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट। और लोग घबराए हुए हैं कि भाई कैसे फाइल करें, कब करें, किसके पास जाएं, बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है, क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे जाएं। तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन इस वीडियो में है। इस वीडियो में ये भी आपको समझाया जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सा ITR आपको भरना है, क्या आपको ऑडिट करानी है, क्या आपको ऑडिट नहीं करानी है, और जितनी भी तरह के आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको देखते हुए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी रिलायबल वेबसाइट है, कैसे आप अपना ITR घर बैठे आसानी से कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, कुछ भी करना है, सब कुछ बहुत सिंपल है। लेकिन इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पहले समझिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, लाइक कर दीजिए अभी से, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आगे भी कुछ और वीडियोस आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि ऑडिट वालों की लास्ट डेट सितंबर है और बिना ऑडिट वालों की लास्ट डेट जुलाई है, तो कुछ और चीज़ें हम लाएंगे, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सर्कल में, सबको इस वीडियो की खास जरूरत पड़ने वाली है अगर वो स्टॉक मार्केट को टच करके भी बैठा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी जर्नी को, और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में सोल्यूशन, कहाँ जाके आपको अपना ITR के लिए कॉन्टैक्ट करना है, किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप घर बैठे ऑनलाइन, कैसे फाइल करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड जर्नी किसी भी इंसान की जो ट्रेडर है, जॉब में है, नहीं है, जो भी है, शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं विकास जी का इस एक्साइटिंग वीडियो में, जहां पे हम आपके सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, ट्रेडर और स्टॉक मार्केट वाले लोगों के लिए टैक्सेशन से रिलेटेड। तो स्वागत है आपका विकास जी इस वीडियो में, STL फैमिली में। तो सबसे पहले ये बताइए कि ITR फाइल करना किन किन लोगों को जरूरी होता है, किसको कंपलसरी ITR फाइल करना ही पड़ेगा? थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। एक्चुअली लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमें आईटीआर कब फाइल करना है, कब नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तक तो कह रखा है कि आपको आईटीआर फाइल ही नहीं करना है। तो करेक्ट। कुछ लोग ये समझते हैं कि 5 लाख तक तो हमारी इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन करेक्ट। ऐसा नहीं है। सरकार के हिसाब से अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। और ओके। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। सीनियर ओके। सिटीजन के केस में ये 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ये 5 लाख है। तो ओके। ये तो हो गई बेसिक एग्जम्पशन वाली बात। इसके अलावा भी कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे आपकी इनकम चाहे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। तो सबसे पहला इस श्रेणी में आता है कि आपका अगर करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में आपका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डिपॉजिट हुई है, तो भी ओके। आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर आपने लास्ट ईयर में फॉरेन ट्रेवल किया है और अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपेंस किया है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। लास्ट में इसमें आता है अगर आपने किसी ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। तो ये सारी पोजीशंस है, ये परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी रहेगा। ओके। ओके। तो विकास जी, ये तो हम समझ गए कि ITR भरना कब कंपलसरी है, बट जरा ये बताइए कि हमें ITR भरना कंपलसरी था, फिर भी हमने अगर ITR फाइल नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारी इनकम कितनी है, हमें ITR फाइल करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? एकदम सही सवाल पूछा है सर आपने। अभी ना एक्चुअली टेक्नोलॉजी का जमाना है एंड हमारे भारत सरकार भी धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है और उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके करेक्ट। इतना अपग्रेड कर दिया अपने सिस्टम को कि गवर्नमेंट को ये भी पता है कि ऐसे लोग भी रहेंगे जो कि आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, बट वो लोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, अभी 2 साल पहले उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया है। अपना करेक्ट। जो इनकम टैक्स पोर्टल है उसी को बदल दिया है और उसपे ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स उन्होंने डाले हैं जिसमें कहीं भी आप अगर पेन का यूज करेंगे, जहां पे ओके। आपने पेन या यूज किया, आपने ज्वेलरी खरीदी पेन यूज किया, गाड़ी खरीदी पेन यूज किया, प्रॉपर्टी खरीदी पेन यूज किया, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी तो आपका पेन यूज हुआ। तो जहां जहां आपने पेन यूज किया है वो सारे के सारे डेटा गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। इन टू फॉर्म्स में नंबर ऑफ सोर्सेस से गवर्नमेंट आपका डेटा कलेक्ट करती है। ओके। मतलब अब लोग चाह कर भी कुछ छुपा नहीं सकते। करेक्ट। हाँ, अब आप कुछ लोग अब चाहकर भी कुछ लोग जो भी इनकम अपनी छुपा नहीं सकते, उनको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। ओके। ओके। थैंक यू इस जवाब के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग, ये कॉमन चीज रहती है कि हमें
हमने कुछ किया उनको पता कैसे चलेगा? ये बहुत लोगों को हाँ। लगता है कि हम तो किसी दूसरे ग्रह में हैं, उनको पता कैसे चलेगा? तो पता उनको चलेगा दोस्तों। तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज के ऊपर हैं जो हमने बताया पहले सवाल में। विकास जी, तीसरा सवाल है मेरा यहाँ पे कि आईटीआर तो फाइल कर देना ही बेटर है, नहीं तो सरकार तो छोड़ने वाली नहीं है। अब ये बताइए कि आईटीआर फाइलिंग कब तक करनी होती है, ड्यू डेट क्या है, और अगर हम ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं कर पाते तो क्या होगा? ड्यू डेट की हम बात करें तो हम इंडिविजुअल रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 31 जुलाई से पहले हमको रिटर्न फाइल करना रहेगा। एंड अगर हम ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो हम बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। वन सेक्शन 139(4) के हिसाब से हम 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर हम ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 5,000 रुपए तक की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे हम 31 जुलाई के बाद तो हम अपने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो नोट करें कि हम अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आप ड्यू डेट पे फाइलिंग नहीं करते हैं। राइट। तो विकास जी, चौथा सवाल है मेरा। तो मतलब ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना है आपको अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है, और वो कर देना बेहतर है। तो ये बताइए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नुकसान ही नुकसान है या कुछ फायदे भी हैं? क्योंकि लोग तो इतना सुनने के बाद डर गए होंगे, तो वो जानना चाहेंगे कि भाई ये सब ठीक है, इतने कष्ट हैं, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कुछ फायदा भी है कि नहीं है? तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इन जनरल सब लोग सोचते हैं कि यार आईटीआर फाइल करने को है तो नुकसान ही नुकसान है। टैक्स भरो, सीए की फीस भरो, फिर अगर नोटिस आ जाए तो उसके कंप्लाइंस करो। बट मैं आपको बताता हूँ कि आईटीआर फाइलिंग के नुकसान से ज्यादा फायदे भी हैं। तो देखिए, फाइल सबसे बड़ा क्या होता है, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले सबसे पहली चीज जो मांगते हैं वो मांगते हैं कि भैया आपकी 3 साल की आईटीआर लेके आओ। जब करेक्ट। 3 साल की आईटीआर, जब पहले क्या थे लोग 2 साल की आईटीआर एक साथ भर लिया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि ऐसा लोग कर रहे हैं तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन किया कि आप एक साल में एक बार में 1 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको जो लोन लेने के लिए जब जाएंगे तो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में आपको बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। हम्म। सेकंड ये है, अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया घूमने जाते हैं, अभी तो गवर्नमेंट एडवर्टाइज भी कर रही है कि भैया आप अगर इंडिया से बाहर जाओगे, वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो आईटीआर तो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वहां भी वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको आईटीआर देना पड़ेगा। तीसरा, कुछ लोगों का बैंक से टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। कभी गाड़ी खरीदी 10 लाख से ऊपर, वहां टीसीएस कट हो जाता है, उनको पता भी नहीं रहता कि हमारा ये रिफंड भी हो सकता है। करेक्ट। तो जनरली अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना करेक्ट। कंपलसरी होता है। इसके बाद अगर आईटीआर आपसे कोई पूछता है आपका इनकम प्रूफ क्या है, आज आप टर्म प्लान लेते हो, टर्म प्लान अगर आप 1 करोड़ का लेते हो तो वो लोग आपको ऐसे ही 1 करोड़ का टर्म प्लान नहीं देंगे। वो राइट। आपका इनकम प्रूफ मांगेंगे कि भैया आप करेक्ट। 1 करोड़ का ले रहे हो, आप कमाते भी हो कि नहीं। तो आपको बिल्कुल। एज ए इनकम प्रूफ में भी आईटीआर हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी सेल करने में, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन में अगर कोई लॉस हुआ है, उस जी। लॉस को आप आने वाले ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ तभी कर पाओगे जब आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करोगे। बिल्कुल। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत अपडेट हो चुकी है, बहुत सी चीजों उन्होंने सिस्टम अपग्रेड कर लिया है, अगर आप हम्म। फाइल कर दोगे तो आप आने वाले नोटिस, पेनल्टी, इन सब से बच जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लायंस बस के लिए नहीं, और बहुत सारी चीजें आपकी डे डे नाइट जो आप काम करते हो, कुछ खरीदते हो, शॉपिंग करते हो बड़े बड़े, उसके लिए भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है। बिना आईटीआर के कोई बात भी नहीं करता। और फिर जब नहीं होता है तो आप भागे भागे फिरोगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले करा लो, आईटीआर फाइलिंग बेटर है। सरकार पेनाल्टी भी नहीं मारती है, इंटरेस्ट भी नहीं ठोकती है। तो ये काफी अच्छा आपने आंसर दिया, थैंक यू विकास जी। तो ठीक है सर, समझ गया कि टैक्स फाइल करना कंपलसरी है, टैक्स फाइल करने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी नहीं रह गई है अब। लेकिन ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बहुत सारे लोग स्टॉक पोर्टफोलियोज बनाते हैं, लंबे समय के लिए रखते हैं। तो अगर उनका 1 साल से ज़्यादा पोर्टफोलियो है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली लोगों में कंफ्यूजन है अभी भी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कितना टैक्स इसमें लग सकता है। देखिए सर, अगर कोई कंपनी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी कंपनी के शेयर को 1 साल और उससे ज्यादा, जो कि लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, वो करेक्ट। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अगर उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो अगर उनको जब भी सोल्ड करेंगे,
सेल करने पे उसको लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाएगा और लॉन्ग टर्म पे जो टैक्स लगेगा वो ही उनकी सिक्योरिटीज पे टैक्स लिया जाएगा। ओके। सेकंड, अगर हमने विद इन 1 ईयर कोई चीज कोई शेयर्स खरीदा और बेच दिया तो आपको उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा और जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो आपको टैक्स रेट रहेगी वो उस पर एप्लीकेबल रहेगी। ओके। तो ओके। बेसिकली यही है कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो 1 साल से ज्यादा अगर होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म रहेगा और 1 साल से कम किया है तो शॉर्ट टर्म रहेगा। और सर बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्राडे करते हैं, तो क्या इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, आज क्या हमने आज खरीदा आज ही बेच दिया, तो क्या वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा? बिल्कुल सर, बहुत से लोग यही गलती करते हैं अपनी आईटीआर फाइलिंग में। एक्चुअली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसकी रेट एक फ्लैट टैक्स रेट होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जी। लेकिन क्या होता है जो इंट्राडे है उसमें कोई डिलीवरी नहीं होती है, वो प्योरली स्पेकुलेशन होता है। जी। एक्चुअली उसमें कोई स्टॉक की हम डिलीवरी नहीं लेते हैं, आज आपने बाई कर लिया सेल कर लिया, सुबह शाम को सौदा काटना ही पड़ेगा। जी। तो उसको हम कभी भी असेट ही नहीं, एक्चुअली हमारे अकाउंट में असेट आएगी ही नहीं। जब करेक्ट। असेट आएगी नहीं तो कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होगा। जी। जी। एक्चुअली जो इंट्राडे है वो आपकी बिजनेस इनकम रहेगी और ये बिजनेस इनकम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम रहेगी, ये नॉर्मल ओके। बिजनेस इनकम भी नहीं मानी जाएगी। जैसा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन सर, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस माना जाता है, उसमें स्पेकुलेशन नहीं होता है, उसमें हमारे ओके। पास ऑप्शन होता है। हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, उसको काटना कंपल्सरी नहीं है कि आज हमको खत्म करना है। राइट, राइट, राइट। इंट्राडे को आज ही तो उसको काटना पड़ता नॉर्मल है। बिजनेस में ट्रीट किया जाएगा। ओके। ओके। ठीक है। बिल्कुल। तो अच्छा सर, बहुत बढ़िया आपने ये बताया, क्योंकि ये एक मेजर डिफरेंस है जिसका बहुत बारीक अध्ययन लोग नहीं करते हैं और इनको पता नहीं रहता। तो ये बताइए हमें कि शॉर्ट टर्म हो गया, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, इंट्राडे आपन ने समझ लिया। अब जरा ये बताइए कि एफएनओ कमोडिटी करेंसी के केस में इनकम कैसे ट्रीट की जाएगी, किस हेड की इनकम कंसिडर की जाएगी? यस सर, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि एफएनओ जो है, एफएनओ आपका बिजनेस इनकम ट्रीट की जाएगी। आपका जो नॉर्मल बिजनेस, हम गुड्स सेल परचेज करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सभी लोगों की इनकम बिजनेस में ट्रीट करी जाती है। इवन सर्विस प्रोवाइडर को भी बिजनेस में ही माना जाता है। ठीक है। तो एफएनओ एफएनओ अगर कोई करता है, करेंसी में कोई डील करता है, कमोडिटी में अगर कोई डील करता है, तो उसकी इनकम को भी बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी, क्योंकि ठीक है सर, तो आपने ये बहुत ये भी एक बारीक जो डिफरेंस है लोगों को नहीं पता, एफएनओ का, इंट्राडे का, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, तो ये हमने पता कर लिया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट की, अब ओवरऑल हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट की इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा। मतलब आपका कहाँ पे कितना हो रहा है, इंट्राडे, डिलीवरी, एफएनओ, इन सब में कैसे टैक्स को डिसाइड होता है कि कितना देना है हमें टैक्स, ये कैसे डिसाइड होता है, ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। उनको लगता है कि यार हमने तो एसटीटी दे दिया, हमने तो स्टैम्प ड्यूटी दे दिया, ब्रोकरेज दे दिया, इतना दे दिया, उसके बाद भी लॉस में है, और अगर गलती से प्रॉफिट में आ गए अब टैक्स भी देना पड़ेगा क्या? तो ये एक लोगों के मन में रहता है, तो इसको कैसे समझें, इसको थोड़ा इजिली समझाइए कि कितना टैक्स देना पड़ता है। जी सर, सर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, जी। इंट्राडे, एफएनओ, कमोडिटी एंड करेंसी, ये सब आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ओके। चाहे वो स्पेकुलेशन है चाहे नॉर्मल है, लेकिन ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एंड इनके ऊपर स्लेब रेट के हिसाब से टैक्सेशन लगेगा। अब ओके। स्लेब रेट क्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्लेब रेट नई वाली होगी पुरानी वाली होगी। ये आपके ओके। पास ऑप्शन है कि आप कौन सी वाली में जाते हो, आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो या नहीं ओके। चाहते हो। लेकिन इसकी इनकम जो है वो स्लेब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। अभी हम ओके। ओल्ड स्कीम की बात करें तो 0 से 2.5 लाख तक आपकी एग्जम्प्ट रहती है। राइट। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है। ओके। 5 लाख टू 10 लाख आपको 20% देना है और अबव जी। 10 लाख आपको 30% टैक्स देना है। राइट। तो इसी स्लैब में आपकी एफएनओ की इनकम, इंट्राडे की इनकम मानी जाएगी और उसी स्लैब स्लैब के हिसाब से स्पेशल रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका स्टॉक मार्केट से है और उस उन शेयर से है जो कि लिस्टेड शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो आप पे फ्लैट 15% टैक्स लगेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गई तो आप पे 30% चला जाएगा। इसमें फ्लैट 15% प्लस जो 4% सेस रहता है वो तो सब पे ही लगता है। ओके। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगेगा। ओके। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ साल पहले तक तो एग्जम्प्ट हुआ करता था, जी। गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं लेती थी। जी। जी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, लॉन्ग टर्म वाले तो बहुत मतलब एक बड़ा रेवेन्यू जो लॉस हो रहा था सरकार को, तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म पे भी ये टैक्स लेके आ गए। करेक्ट। लेकिन उन्होंने क्या किया है, लॉन्ग टर्म पे 1 लाख रुपए तक का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है
तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 1 लाख से ऊपर है तो आप पे 10% टैक्स लगेगा, फ्लैट 10% ओके इररेस्पेक्टिव ऑफ द गेन। तो ओके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बेसिकली क्या रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक नो टैक्स, अबव रुपीज जो 1 लाख रहेगा उस पे 10%। ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फ्लैट 15%, और एफएनओ में आपकी जो भी आपकी स्लैब रेट है, जिस भी स्लैब में आप फॉल करते हो उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में स्लैब का इम्पैक्ट नहीं होता है? नहीं, लिस्टेड के केस में इन्होंने क्या है, सेक्शन 111 है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डील करता है, उसके ओके। हिसाब से फ्लैट 15% ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल। तो ये तो हो गई बात कि जब प्रॉफिट हो रहा है, जब लोग कमा रहे हैं। लेकिन सेबी ने रिसेंटली में बताया कि 89% ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। और हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के थ्रू कि 89% जो लोग हैं इनकी मदद करें और इनको हम उस विनर वाली लिस्ट में लाएं। लेकिन फिलहाल जो लोग लॉस में हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो ऑलरेडी लुटा हुआ हूँ, लॉस में हूँ, मैं क्यों आईटीआर भरूं, कैसे भरूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बड़ी दिक्कत है, बड़ी तकलीफ है। तो क्या मैं लॉस में होते हुए भी मुझे आईटीआर फाइल करना है? और क्या ये जो लॉस है इसको मैं अगले 2 साल 3 साल में रिकवर कर लेता हूं, तो क्या जब मैं रिकवर करके प्रॉफिट कमाऊंगा तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, कितने साल तक हो जाएगा? ये चीज के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है, क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम भी हमारे पास भी आते हैं कई बार, तो हमसे कहते हैं कि सर मैं तो लॉस में हूँ, मैं क्यों डिक्लेयर करूँ। हम उसको कहते हैं भैया लॉस में है तभी तो डिक्लेयर कर, प्रॉफिट में होता तो पूछे कि आप पूछो कि नहीं करना, करना क्या नहीं करना, कैसे सेव बिल्कुल करना। बट लॉस में हो तो आपको 100% डिक्लेयर करना ही करना है। बिल्कुल। वो इसलिए करना है क्योंकि आज हमको दिखता है कि लॉस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हम कोई बिजनेस कभी करेंगे ही नहीं। अगर ये सोच के करेंगे कि हमें प्रॉफिट होना ही नहीं है तो हम क्यों करना है ऐसा बिजनेस। तो सर देखिए, अगर हमारे पास आज लॉस दिखता है हमको, और लॉस में भी हमारा जो इसका कैरी फॉरवर्ड सेटअप, ये जो सेक्शंस है, ये जो रूल्स रेगुलेशन है, वो सबके लिए अलग अलग है। तो हम एक बिल्कुल। एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्राडे की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इंट्राडे का जो बिजनेस है वो स्पेकुलेशन का बिजनेस, तो इसको हम नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके। हम आने वाले 4 साल में अगर हमको इंट्राडे से प्रॉफिट होता है तो हम उसको उससे एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम एफएनओ की बात करें, कमोडिटी की बात करें, करेंसी में करेंसी की बात करें, अगर हमारे करंट ईयर में करेंसी में, कमोडिटी में, एफएनओ में लॉस है, तो हम इसको करंट ईयर में सैलरी वाली इनकम को छोड़कर बाकी सारी इनकम से सेटअप मार सकते हैं। सपोज ओके करो सर, आज आपको एफएनओ में 5 लाख का लॉस है, लेकिन ओके। आपकी एफडीआर से इनकम आ रही है 10 लाख रुपए, तो आज आपका एफएनओ का लॉस है, उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ओके। आपकी एफडीआर की इनकम ही 5 लाख रह जाएगी। करेक्ट। और अगर ऐसा है कि मान लो करंट ईयर में आपको इनकम नहीं है, केवल एफएनओ का ओके लॉस है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस लॉस को आने वाले 8 सालों के लिए, 8 इयर्स, एक जो कि एक बहुत लंबा पीरियड होता है। अगर करेक्ट। कोई ट्रेडर 8 साल में प्रॉफिट नहीं कमा सकता, कोई बिजनेसमैन 8 साल में प्रॉफिट नहीं कमा सकता, तो वो बिजनेस ही करना छोड़ देगा। बिल्कुल। अगर 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये बहुत ही बढ़िया बहुत अपॉर्चुनिटी है बढ़िया। उनके लिए। करेक्ट करेक्ट। हम उसको नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर हमारे को अगले 8 सालों में कभी भी प्रॉफिट में हम लोग आते हैं तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके ओके। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि अभी हम जैसे बात कर रहे थे, करंट में हम किसी भी इनकम के साथ सेटअप कर सकते हैं, तो आने वाले 8 इयर्स में हम केवल उसको एफएनओ से या फिर किसी नॉर्मल अदर बिजनेस से, मान लो आपने गुड्स सेल परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो ओके इवन आप अपने लॉस को उससे भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके। बेसिकली बिजनेस हेड से आप इसको आठ बिजनेस। सालों तक एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों। इसके अलावा हम आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। ओके। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है करंट ईयर में, कोई शेयर्स जो आपने 12 महीने से कम होल्ड किए उनको सेल कर दिया, और उससे अगर आपको लॉस होता है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर करंट ईयर में है तो उससे ओके एडजस्ट कर सकते हो। पहली चीज तो करंट ओके। ईयर में आप किससे एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लॉन्ग कैपिटल टर्म गेन से। से। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है, तो आप उस लॉस को आने वाले 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा। और इन फ्यूचर नेक्स्ट 8 इयर्स में आपको कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो तो ये बहुत अच्छी हमारा बात। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ओके। और इसके अलावा हमारा जो लास्ट बचता है वो बचता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेस्ट्रिक्शन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ओके। तो करंट ईयर में वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो लॉस करेक्ट। होगा या प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। होगा। करेक्ट। लेकिन उसको हम नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आने वाले 8 साल में कभी भी हमको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो जी। हम उस लॉस के अगेंस्ट में उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी करंटली लंबे समय से कोई स्टॉक होल्डिंग है, 1 साल 2 साल से, और वो लॉस में है, तो उस उनको इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में उस लॉस को बुक कर लेना चाहिए। अगर एक कुछ स्टॉक में काफी लॉस है, और जो प्रॉफिट वाले हैं उनको चलने देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, 31 मार्च से पहले वो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। जी। आज आप सोचिए कि क्या होता है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शंस किए। ये करेक्ट। बहुत ही बढ़िया टेस्ट टैक्स प्लानिंग वो करते हैं, अगर टाइमली वो देखते हैं। 31 मार्च को उनको जाके रियलाइज होता है कि भैया मैंने तो इस साल क्या किया कि 10 लाख रुपए का मेरे को लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट। मैंने जो पुरानी होल्डिंग थी, मार्केट अच्छा खासा चल गया है, तो मैं करेक्ट। अपने शेयर होल्डिंग को बेच देता हूँ, जो मैंने 2020 कोरोना के टाइम पे खरीदी थी। करेक्ट। उन्होंने उसमें खरीदा, लेकिन जी। उसको लगता है कि जो मैंने बाद में ट्रेडिंग करी, अभी मैंने इस साल जो शेयर खरीदे वो ज्यादा चले नहीं, क्योंकि चले नहीं। मार्केट इतना ज्यादा बढ़ा नहीं। तो जी। वो क्या करेगा, 31 मार्च से पहले अपने सारी शॉर्ट टर्म होल्डिंग को बेच देगा लॉस में। करेक्ट। जैसे ही वो लॉस होगा शॉर्ट टर्म से, उसको अपना लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो गया, और करेक्ट। 1 अप्रैल को सारे के सारे शेयर जो उन्होंने बेचे थे वो फिर वापस खरीद। पोर्टफोलियो में। तो करेक्ट। इससे नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन में ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट कोई करेक्ट, किसी कुछ शेयर नहीं को, होगा। बिल्कुल। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं सारे शेयर होगा। उसी प्राइस पे मिल जाएंगे। करेक्ट। करेक्ट। तो उनको क्या किया कि सारा का सारा जो गेन था अपना लॉस से सेट ऑफ मार दिया। सेट ऑफ तो मार्क। बहुत से लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं, तो इसके लिए आपको मार्च में अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करना रिव्यू चाहिए, करना चाहिए, इनकम बिल्कुल। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो जवाब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको अभी भी ट्रेडिंग करना है, आप लॉस में हो, आपके लॉस 10 15 20 लाख हैं, तो आपको एक कॉस्ट एनालिसिस भी बताएंगे यहाँ पे लास्ट में, कि आप अगर 20 25 30 लाख के लॉस में हैं, तो अगर आप ऑडिट करा लेते हैं और आप अगले 2 साल 3 साल 4 साल में उतना लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो सिर्फ ऑडिट कराने से जो भी उसका खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, उस खर्चे के कंपैरिजन में आपकी कितनी बचत होती है जो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आज ऑडिट नहीं कराया और अगले 2 3 साल में नए प्रॉफिट कमा लिए, तो उस हर प्रॉफिट पे आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पुराना लॉस डिक्लेयर नहीं किया और नया प्रॉफिट सरकार को पता है कि आपने कमाया है, तो वो आपको नोटिस भेज देगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको ऑडिट करानी ही करानी चाहिए अगर आप लॉस में हो। मुझे पता है लॉस में होते हुए पैसे बड़े भारी पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर आपने टैक्सेशन के बारे में, कि कितना टैक्स देना पड़ता है, और अलग अलग चीज़ों में आप सेट ऑफ कैसे कर सकते हो, लॉस है तो आप सेट ऑफ कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शेयर ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में टैक्स ऑडिट का क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एक नॉर्मल आईटीआर होता है, एक आईटीआर होता है जिसमें ऑडिट करवानी पड़ती है। तो ट्रेडर को ऑडिट करवाना कब कंपलसरी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को डाउट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनकी ऑडिट भी होनी है, या ये बात ये भूल लीजिए कि नॉर्मल जो बिजनेस नहीं करते, स्टॉक मार्केट वाले जो लोग हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ऑडिट का भी कोई कंसेप्ट है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये ऑडिट जो है, अगर हमारा बिजनेस का टर्नओवर बेसिकली हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, टर्नओवर हमारा सेल वैल्यू नहीं होती है। जनरली जो सेल परचेज जो गुड्स होते हैं उसमें टर्नओवर जो आपके सेल हो गया, जिस पे जी। आपने बिलिंग कर दी, वो आपका टर्नओवर हो गया। जी। लेकिन इसकी एफएनओ में और जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग है, उसका टर्नओवर निकालने का कुछ अलग एक फॉर्मूला होता है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जिस भी कैलकुलेशन से टर्नओवर ये कैलकुलेट होगा, अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है, पहले ये लिमिट 1 करोड़ हुआ करती थी, ओके। अभी गवर्नमेंट ने उसको 5 करोड़ किया और अभी 10 करोड़ कर दिया। तो ओके। अगर आपका एफएनओ ट्रेडिंग से या किसी और ट्रेडिंग से, कमोडिटी ट्रेडिंग से आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो आपको टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना ही पड़ेगा। ओके। और टैक्स ऑडिट आपको करवाकर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आप नॉर्मल आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो। ओके। अगर ऐसा करते हो तो आपको नोटिस आ सकता है, और ऑडिट नहीं कराने का 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा। जब भी लोग आईटीआर अपनी फाइल करें तो अपने
कंसल्टेंट को ये जरूर कहे कि मैंने एफएनओ में ट्रेडिंग करी है, आप मेरा जी टर्नओवर चेक कर लीजिए। जी कहीं ऑडिट वाले में मैं तो नहीं आ रहा हूँ, कहीं मेरा जी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा तो नहीं हो गया है। जी बिल्कुल। कुछ कुछ ब्रोकर तो आपको टर्नओवर कैलकुलेट करके देते हैं, जी जैसे जीरोधा हुआ, कुछ और हुआ, जो भी ब्रोकर्स जी, है वो आपका आपको। ब्रोकर और एनएससी भी मैसेज करता है, दिन के अंत में आपको एक मैसेज आता है कि आज का आपका टर्नओवर कितना था ट्रेड का। तो टर्नओवर जो है वो आपको कुछ ब्रोकर जो है वो आपको टर्नओवर जो कैलकुलेट करके देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो आप अपने कंसल्टेंट को कहिए कि जब भी आईटीआर फाइल करे वो आपका टर्नओवर कैलकुलेट करे, और जी, वो ऑडिट ये तो चेक करे कि मैं कहीं ऑडिट में तो नहीं आ नहीं गया आता। हूँ। और जी अगर ऑडिट में आ गए हैं तो कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी रहेगी, आपको अपने बैंक अकाउंट की सारी एंट्रीज करनी रहेगी, ब्रोकर जी का अकाउंट रिकंसिलिएशन करना रहेगा, और आपको ऑडिट 30 सितंबर से पहले करवानी रहेगी। जी तो जी। उनके लिए सबसे बड़ा फायदा है कि उनको 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करने की नीड नहीं है, नहीं है। उनको 30 सितंबर से पहले ऑडिट करानी रहेगी, जी और 31 अक्टूबर से पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। जी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑडिट है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सितंबर के 2 दिन, महीना खत्म होने वाला है, आप 2 दिन पहले जाइए और बोलिए सर ऑडिट कर दीजिए। तो कोई भी सीए आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको कम से कम 10 दिन से 15 दिन का टाइम तो लेके चलना ही पड़ेगा, मिनिमल बोल रहा हूँ आपको। तो अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, टर्नओवर का मतलब होता है कि आपने सपोज 1 लाख के ऑप्शंस बाय किए, 1 लाख के सेल किए, और दिन में ये 4 बार किए, तो आपने 8 लाख का टर्नओवर किया एक दिन में। तो इस तरीके से आपको पता है कि साल भर में आपने क्या वो टर्नओवर का लिमिट क्रॉस कर लिया होगा। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वहां पे टर्नओवर और ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको एनुअल टर्नओवर अपना चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी लास्ट डेट जुलाई है या आपकी लास्ट डेट सितंबर है। और सितंबर है तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले जागना पड़ेगा अपनी तरफ से, और जाना पड़ेगा सीए के पास, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ऑडिट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको कितना नुकसान हो सकता है अगर आगे चल के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, और अगर आप आज लॉस में हैं। तो थैंक यू विकास जी इस जवाब के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये जवाब। सर ये सब बातें तो समझ में आ गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारी इनकम टैक्सेबल जो स्लैब है उससे ज़्यादा है, ठीक है, हम ट्रेडिंग भी करते हैं, डिविडेंड भी आ रहा है, और हम आईटीआर फाइल नहीं करते, ठीक है, फिर या फिर जहां ऑडिट कंपलसरी था हमने ऑडिट नहीं करवाया, तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इनका क्या दुष्परिणाम होगा, और हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भरेंगे तो नहीं, कुछ नहीं होना होना है, नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें आईटीआर फाइल कर ही देना है। अगर नहीं भरते हैं तो सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर हम 31 जुलाई तक इसको आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं ओके। तो हमें लेट फीस पे करनी पड़ेगी। लेट फीस जो है वो 5000 लेट फीस आपकी रहेगी, अगर ओके। 5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम है तो। ओके। उसके अलावा आपको 234 ABC, अगर आपका टैक्स बन रहा है तो 234 ABC का इंटरेस्ट, यानी कि आप समझ लीजिए 3%, 3% पर मंथ आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। इवन ए सिंगल डे, अगर आप 1 अगस्त को भी जाके फाइल करते हो तो भी आपको पेनल्टी भरनी है, और 1 महीने का ब्याज 3% आपको फाइल करना ही पड़ेगा। ओ। तो पहला, आईटीआर फाइलिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आईटीआर अगर टाइमली फाइल नहीं होती है तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। इसके अलावा अगर आपका लॉसेज है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लॉस जी आप किसी केस में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगर आपने ड्यू डेट के अकॉर्डिंग रिटर्न को फाइल किया है। जी। अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी है तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ओके। ये ध्यान रखिए, अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो बिफोर ड्यू डेट आपको फाइलिंग कंपलसरी है। ओके। इसके अलावा बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ, लोग सोचते हैं कि ठीक है लॉस ही तो था, लॉस तो हो गया, वैसे भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 25 लाख का एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। अगर लेट सपोज आपका एफएनओ में 25 लाख का लॉस है, ठीक है, जी। अभी आपका करंट ईयर में लॉस है, कोई इनकम नहीं है, मैं केवल एफएनओ करते हो, तो ठीक है, आपका 25 लाख का लॉस है, और अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देते हैं, उस ओके। लॉस को अपनी रिटर्न में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ओके। सबसे बड़ी चीज एक मैं बता दूं बीच में कि लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। लॉस आपका सेल माइनस परचेज वैल्यू नहीं होता है। अगर जी आपने मान लो एफएनओ ट्रेडिंग के लिए किसी बंदे को रखा है जो आपका हेल्प करता है, चार्ट ट्रेडिंग में हेल्प करता है, किसी और जी चीज में हेल्प करता है, तो उसकी सैलरी भी आप क्लेम कर सकते हो। जी आपने लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी उनका एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो। प्रिंटिंग स्टेशनरी हुआ वो आप क्लेम कर सकते हो। जी इसके अलावा जो आप एसटीटी, जीएसटी,
स्टैम्प ड्यूटी, जो तरह जी तरह के गवर्नमेंट को चार्ज करते हो, जो चार्ज पे करते हो, जी ब्रोकरेज का पेमेंट एक बड़ा अमाउंट जाता जाता है, तो जी जी ब्रोकरेज का पे करते हो, वो सारा आपका लॉस में काउंट होता है। जी आप उसको, ये जो सारे खर्चे, क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस के लिए आप जो भी बिजनेस इनकम करने के लिए जो भी आप रिसोर्सेज यूज करोगे, और जी। उन रिसोर्सेज के लिए जो भी एक्सपेंसेस करोगे, आप उसके लिए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। तो हम ओके। एग्जांपल में लेते हैं कि 25 लाख रुपए सपोज करो आज इस साल हमारा लॉस हो गया, और जी हम इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर जी के लिए। अब सपोज कीजिए आने वाले साल में अगर आपको 25 लाख का इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, जी तो सबसे पहले अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको 5,85,000, 5,85,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। जी 5,85,000 कैसे? क्योंकि एफएनओ की जो इनकम होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल जी होती है, तो 0 से 2.5 लाख तक नो टैक्स, उसके बाद जी वही जो स्लैब के हिसाब से जी आपको 5,85,000 का रहेगा। लेकिन आपने अगर लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया था इन द लास्ट ईयर, तो जी आपका जो 25 लाख की इनकम है वो जीरो हो जाएगी सेट ऑफ करके, और जी आपको एक रुपया भी टैक्स का नहीं देना पड़ेगा इन द बिल्कुल। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जी तो जी सबसे बड़ा फायदा जो टाइमली रिटर्न फाइल करने के जो ट्रेडर के केस में होता है, जी ट्रेडर के केस में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे थे सेबी का डेटा, 89% लोग जो है वो लॉस में चल रहे हैं। जी जी जब बिल्कुल। लॉस में लोग 89% ट्रेडर बुक कर रहे हैं, तो वो अपने लॉस को बुक करें और जी टाइमली रिटर्न फाइल करें, ताकि वो बिल्कुल। अपने आने वाले प्रॉफिट को भी बचा सके। कट ऑफ कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार 25 लाख का लॉस है, अब तो जो लुटना था लुट गए, लेकिन ट्रेडिंग नहीं छोड़ रहे हैं। तो या फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दो, संन्यास ले लो। अगर ट्रेडिंग छोड़ भी रहे हो तो कोई और बिजनेस भी करने जा रहे हो, तो भी आप सेट ऑफ का बिल्कुल। बेनिफिट ले सकते हो अगले 8 साल तक, क्योंकि ये बिजनेस हाँ, इनकम है। बिजनेस लॉस है तो बिजनेस लॉस को बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। तो जो भी आपका बिल्कुल। ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, चेक करवाइए। मुझे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक के लोग मैसेज करते हैं कि लॉस हुआ है। तो डेफिनेटली उनको तो कराना ही कराना चाहिए। और अगर आप मार्केट में अभी भी लगे हुए हो, आपको बिलीव है, विश्वास है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो फिर आपको बाद में बहुत पछतावा होगा कि आपने छोटा सा एक काम था ऑडिट का, वो नहीं करवाया, और उसके कारण अब आपको जो कमाया है, लॉस तो चला गया, वो तो उसको तो कोई पूछेगा भी नहीं, और जो अब प्रॉफिट कमाया उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और तब आपको ज्यादा दर्द होगा। तो ये चीज बहुत सारे ट्रेडर, मुझे पता है, मुझे शेयर करते रहते हैं, तो मुझे पता है ये बहुत बड़ा दर्द है। तो बहुत ही बढ़िया सर। तो इसमें फायदा है कि हम अगर टाइम से पहले रिटर्न फाइल कर दें, ऑडिट करवा लें, तो बिल्कुल। काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, लोगों के लिए काफ़ी फायदा हो जाएगा। आपके लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं आप अपनी। काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन में आपका आईटीआर यूज़ होता है। और आजकल जो आईटी डिपार्टमेंट है इतना मॉडर्न हो गया है कि नोटिस ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आपने कुछ किया, कैश डिपॉजिट किया, कुछ भी किया, नोटिस आपके पहुंच जाएगा, मशीन आपको भेज देगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रही है। तो अब बचना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप कमा रहे हो, आपने बैंक में पैसा डाला है, और आपने बैंक से डीमैट में पैसा डाला है, ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी सरकार को सब पता है कितना पैसा आपके पास आया, कितना गया, क्या हुआ। लेकिन फिर भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लॉस में हो तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है, उनको उन्होंने सिस्टम बना दिया। ट्रेडिंग ऑप्शन फ्यूचर की बिजनेस है, और नॉर्मल भी एक बिजनेस है। अगर आपके ट्रेडिंग के साथ साथ बिजनेस है, आप दोनों को सेट ऑफ एक ही साल में कर सकते हो। अगर दूसरा बिजनेस नहीं है, आगे चल के खोलने का प्लान है, तो भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो कई सारे फायदे हैं। तो आई होप लोगों को ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। इस वीडियो में आपने देखा सुना कि आईटीआर फाइल करना क्यों ज़रूरी है, समय से पहले करना क्यों ज़रूरी है, अगर आपका लॉस है स्टॉक मार्केट में तो भी करना क्यों ज़रूरी है। 25 लाख रुपए का यहाँ एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे लोग 50 लाख, 1 करोड़, बहुत बड़ा लॉस लेके बैठे हुए हैं, उनको करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट है जो हमारी पार्टनर वेबसाइट है, www.taxslave.com। उसका लिंक यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, लिंक वीडियो के पिन कमेंट में दे दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनके साथ पिछले 4-5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही रिलायबल लोग हैं, बहुत अच्छे से आपका आईटीआर फाइल करेंगे, आपको पर्सनली असिस्ट भी करेंगे। तो आप वहाँ पे जाके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट से आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे कूपन कोड STL20 आप यूज़ करके 20% डिस्काउंट पा सकते हो। बाजार में आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाइए, आप जाके प्राइजेस देखेंगे, वहाँ से आपको बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट पे आपको यहाँ पे टैक्स, ऑडिट, इवन नॉर्मल रिटर्न, सारे रिटर्न्स, आपको जो भी चीज़ें हैं, असिस्टेंस आपको मिलता है। तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड STL20 को मत भूलें। वहाँ पे जाएंगे तो अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं तो हम आपको वहाँ पे 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। हमने इनसे बात करके आपके लिए वो एक ऑफ़र निकाला है, और आप इसको अवेल ज़रूर करिए, समझिए, सोचिए
कि अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको टैक्स नोटिसेस का सामना करना पड़ेगा, फिर आप भागे-भागे जाएँगे और फिर आपको सीए के हाथ-पैर जोड़ने पड़ेंगे। वो आपसे कितना पैसा लेगा आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी मजबूरी होगी, तो समय रहते चीज़ें करा सकते हैं तो कराइए और वीडियो के पिन कमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई होप सीए विकास जी के साथ जो हमने ये सेशन किया आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कोई सवाल है ज़रूर बताइए। बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी टैक्स रिलेटेड अपने पर्सनल केस के हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं कि मेरा करंटली ये हालत है, मेरे को क्या कराना चाहिए, मेरे लिए सही चीज़ क्या है, सही सॉल्यूशन क्या है, वो आपको वहाँ पे पर्सनली गाइड भी करेंगे। तो आई होप आप सही डिसीजन लेंगे। आई होप आप ट्रेडिंग में आगे चल के प्रॉफिटेबल होंगे अगर आप लॉस में हो, और अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं तो ऑलरेडी आप टॉप 11% में हो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही अच्छा करते जाइए और टैक्स समय पे भरते जाइए। भारत माता की जय, जय हिंद। और देश की सेवा आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं टैक्स भर के, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं लॉस में हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारे चार्जेस दे रहे हैं। और अगर उस लॉस को आज फाइल कराएंगे, आगे चल के प्रॉफिटेबल होंगे, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जितना आपका लॉस हुआ है सेट ऑफ होने के चांसेस है 8 साल तक। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी ट्रेडिंग नहीं छोड़ रहा है वो, उसको उम्मीद है कि वो प्रॉफिटेबल होगा, और अगर उसको उम्मीद है तो उसको ऑडिट करा लेनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, क्योंकि मैंने भी कराई थी और जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ तो सेट ऑफ करने के लिए मेरे पास मौका था। तो सर बहुत ही बढ़िया सेशन था आपकी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीएल फैमिली की तरफ से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, पिछले साल भी ये वीडियो बनाते बनाते रह गए थे। इस साल हमने एक्सपर्ट को ले आया अपने चैनल पे, और आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर यहाँ पे दे दिया है। इस वीडियो को आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सेव करके प्रॉपर्ली दोबारा से देखना है, आपको एक-एक एस्पेक्ट समझने की सख्त ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और कमेंट सेक्शन में कुछ होता है तो वो भी बता देना है। विकास जी के लिए कोई सवाल होगा तो एक और वीडियो अपन बना देंगे, क्योंकि अभी ऑडिट वालों के लिए टाइम है और हम जुलाई में हैं, और जो ऑडिट जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू विकास जी, आपके सपोर्ट के लिए, आपके सारे सवालों के आपने जवाब दिए, और उम्मीद है कि फिर से हम एक वीडियो बनाएँगे जब लोगों की डिमांड आएगी और बहुत सारे सवाल आएँगे। कमेंट सेक्शन में लोग बताएँगे, लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे पता है लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। तो धन्यवाद आपका इस सेशन में जॉइन करने के लिए, और एसटीएल फैमिली में इतना ज्ञान कंट्रीब्यूट करने के लिए, ऑडिट से रिलेटेड, फाइनेंशियल और टैक्सेशन से रिलेटेड, जो कि ट्रेडर को नॉलेज नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।